सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। चलिए, अब कल की एक दिन की छुट्टी से पहले मार्केट्स फिलहाल के लिए उतार चढ़ाव के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं निफ्टी, यहाँ पर किस प्रकार के एक्शन आपको देखने को मिलेंगे। इंट्राडे चार्ट आएगा निफ्टी का आपकी स्क्रीन पर। इससे समझते हैं कि फिलहाल शुरुआत के बाद से लेके अब तक कैसे ट्रेड्स यहाँ पर आपको देखने को मिले। लाल निशान में हैं, स्टॉक्स ऑफ हाइज हुए हैं और दिन के उच्चतम स्तर से थोड़ा सा फिसला है, लेकिन बड़े सीमित दायरे में 18 से 20 अंकों की गिरावट यहाँ पर आपको फिलहाल के लिए निफ्टी में नजर आएगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो इसको भी समझेंगे क्योंकि अब बैंकिंग स्टॉक्स के भी नतीजों की तैयारी हो ही रही है। 80 अंकों का दबाव है। पीएसयू बैंक्स कंपैरेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहे हैं, लेकिन नीचे चल रहा है निफ्टी बैंक फिलहाल के लिए और मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां पर कल आपको गिरावट भी ज़्यादा देखने को मिली थी। यहां पर देखते हैं एक्शन कैसा है। अब मिड कैप तो ज़रूर आपको 85 अंकों की बढ़त के साथ हरे निशान में कारोबार करता हुआ नजर आएगा। ये लगभग DI के करीब आ गया है और मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ से सुधरेंगे तो मार्केट का मूड भी सुधरेगा। 80 अंकों पर आपको स्मॉल कैप भी नजर आ रहा है। देखते हैं कि पूरे मार्केट की स्थिति कैसी है, कितने शेयरों में खरीदारी, कितने शेयरों में आ रही है गिरावट। तो इसके लिहाज से आपको देखना पड़ेगा एडवांस और डिक्लाइन का आंकड़ा, और ये बड़ी बेहतरीन तरीके से हम आपको हर बार दिखाते हैं कि सुबह से लेके अब तक 9:15 से लेकर क्या स्थिति रही है। तो अब देखिए, उतार चढ़ाव, चौपीनेस यहाँ पर आपको देखने को मिली, लेकिन अभी फिलहाल के लिए क्लोज टाई है, बड़ा कोई एक तरफा मूव नहीं है। 1336 शेयर ऐसे हैं बाजार में जहां पर आपको खरीदारी नजर आएगी, लेकिन इसके सामने 1442 हैं, यानी कोई खास मेजर डिफरेंस यहां पर देखने को नहीं मिला। लेकिन गिरने वाले जो शेयर हैं इनकी संख्या फिलहाल के लिए मार्केट में ज़्यादा है। देखते हैं कि इंडेक्स में कौन से स्टॉक्स हैं जो हलचल मचा रहे हैं। तो निफ्टी के स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ, और एक्सिस बैंक है, रिलायंस है, टाटा स्टील है और NTPC, ये तेजी की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अच्छा, ड्रैग क्या कर रहा है? जो अब तक संभाले हुआ था निफ्टी को, ICICI बैंक आज ये नीचे है। TCS नतीजों के बाद लगातार निराशा है। भारतीय एयरटेल, HDFC बैंक, ये भी करेक्ट होते जा रहे हैं। अब बैंकिंग स्टॉक्स में निफ्टी बैंक को देखते हैं क्या स्थिति है। ICICI बैंक अकेले 260 अंकों का दबाव बना रहा है। HDFC बैंक कमज़ोर हो रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दबाव है, फेडरल बैंक भी कमज़ोर है। लेकिन इसकी दूसरी तरफ आप देखें तो इंडसइंड बैंक ये गिरते बाजार में भी स्ट्रेंथ दिखाता है, कुछ खास है स्टॉक में। PNB ऊपर है, बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा सा ऊपर है और एक्सिस बैंक, ये निफ्टी बैंक का बना है टॉप कंट्रीब्यूटर। यानी फिलहाल के लिए देखें तो स्थिति बेहतर हो रही है। स्मॉल कैप और मिड कैप ऑफलोस का कर रहे हैं प्रयास, लेकिन हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट बड़े बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर कंपीट कर रहे हैं। करिए शो में स्वागत। सबसे पहले मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री, मेरे एसेट शेर खान के मुत्तु सेल्वराज M और JM फाइनेंशियल के तेजस शाह हमारे साथ। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है आपका। आगे बढ़े इससे पहले देख लेते हैं कि कल की परफॉर्मेंस क्या कहती है। कल हमने बीच में ही शो को थोड़ा सा स्पेशल प्रोग्रामिंग के चलते रोका था, ऐसे में बहुत सारे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करके आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में जोड़े हुए हैं। पूरा अपडेट दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन आप देखिए बढ़िया स्क्रीन लग रही है, अच्छा परफॉर्मेंस है तीनों की तरफ से, जहां पर लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री 5.2% के गेंस के साथ, लेकिन कांटे की टक्कर दे रहे हैं तेजस शाह, ऑलमोस्ट 4.9% के गेंस यहां पर देखने को मिल रहे हैं। मुत्तु सेल्वराज M, कल काफ़ी अग्रेसिव ट्रेड्स थे इनकी तरफ से और 3.1% की तेजी इनके पोर्टफोलियो में भी फिलहाल को नजर आ रही है। यानी तीनों जो हमारे मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनका पोर्टफोलियो है पॉजिटिव। अब एक एक करके देखते हैं कि किसके पोर्टफोलियो में क्या है, कहां से आई परफॉर्मेंस। तो अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो आएगा आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले। इससे समझिए, अब क्रूड की तेजी को प्ले किया इन्होंने ऑयल इंडिया के साथ और यहां पर इन्होंने कर ली प्रॉफिट बुकिंग। ITI में हो गया SL हिल्ट, ये चला तो था लेकिन फिर ठंडा पड़ गया, यानी अभी इनका पोर्टफोलियो पड़ा है खाली। ऐसे में 2 शेयरों को ऐड करने का विकल्प बनता है। अरुण जी बताइए, पहला स्टॉक कौन सा होगा और क्यों? आशीष जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी को। पहले तो आशीष जी, आपको CNBC आवाज की पूरी टीम को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। बाकी आशीष जी, मुझे लग रहा है मेटल स्टॉक्स में ही मोमेंटम रहेगा। वीक के स्टार्ट से मेटल में ही प्ले कर रहे हैं, तो GMDC के साथ जाना चाहेंगे। मुझे लग रहा है स्टील, आयरन ओर के स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। 577 के आसपास चल रहा है, इसको खरीदारी की सलाह रहेगी। 562 का स्टॉप लॉस रहेगा आशीष जी और 621 का टारगेट रहेगा। मुझे लग रहा है GMDC में एक मोमेंटम बाकी है, तो इस रैली को एक कैचअप करना चाहिए। GMDC ये स्टॉक चुना है शुरुआत करने के लिए, और रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल की जो थीम है लगातार हाईलाइट होती जा रही है। कल यहाँ से US की तरफ से संकेत भी बढ़िया आए थे।
तो आप खरीदारी करके चलेंगे। 621 लिख लिया मैंने, 562 है स्टॉप लॉस, तो यहाँ पर भी आप रखिएगा नज़र। कन्विक्शन वाला स्टॉक जो है अरुण जी ने शुरुआत की है। अब एक काम करते हैं, मुत्तू सेल्वराज एमजी के पोर्टफोलियो को देखते हैं क्या है इनके पोर्टफोलियो में खास। सब पोर्टफोलियो में यूनियन बैंक ये चल गया था, एग्जिट कर लिया स्टॉक को। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बिकवाली किराए दी और कल पूरा रियल्टी पैक लुढ़का था और इसी के चलते इनका पोर्टफोलियो मजबूत हुआ है। अब यहाँ पर भी इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली, तो पोर्टफोलियो तो खाली पड़ा है। सर बताइए कौन सा स्टॉक जोड़ेंगे पहले। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट। मेरा स्टॉक होगा मेटल में अगेन हिंदुस्तान जिंक। हिंदुस्तान जिंक हाई टॉप पैटर्न फॉर्मेशन में चल रहा है और अभी अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम 690 तक। स्टॉप लॉस होगा 552 का, 552 सॉरी 652, 690 का टारगेट। 652 का स्टॉप लॉस, 690 रुपये का टारगेट। लेकिन सर इतनी तेजी के बाद भी खरीदारी कर रहे हैं, रिस्की नहीं हो जाएगा ये फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट सर। फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट, यानी अभी भी अपसाइड और बची हुई है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि इतनी तेजी आ गई, स्टॉक कहाँ से कहाँ हो गया। कमोडिटी में सिल्वर भी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है, तो थोड़ा साइक्लिकली इम्पैक्ट हो सकते हैं इक्विटीज में इमरजेंसी में। बिल्कुल। चलिए, कन्विक्शन है और पैटर्न दिख गया तो भरोसा बढ़ गया स्टॉक के ऊपर। हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक पर आप खास नजर रख के चल सकते हैं। अब एक काम करते हैं, तेजस जी का पोर्टफोलियो देखते हैं क्या है इनके पोर्टफोलियो में खास। तो स्टॉक्स आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब यहाँ पर होल्ड है, एक पोजीशन है इनके पास अल्ट्राटेक की खुली हुई और एनटीपीसी में कर लिया प्रॉफिट बुकिंग। आज एनटीपीसी तो चल भी रहा है, बढ़िया, क्या बात है। सर आपके पास भी 2 शेयरों का विकल्प है, कौन सा चुनेंगे पहले। मैं भी मेटल से स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहूंगा। मेरा पिक है टाटा स्टील। आज एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में और जो भी इसका प्रीवियस हाई था सब निकाल दिया और मोमेंटम भी काफी स्ट्रांग है स्टॉक में। तो टाटा स्टील में करंट भाव पे डिप पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना 181 का, 200 और 205 के लक्ष्य रहेंगे स्टॉक। क्या बात है, मेटल में चमक सबसे बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या टारगेट निकल कर आ रहे हैं टाटा स्टील के लिए। 200 रुपये का टारगेट आ रहा है, 189 के करीब का भाव चल रहा है, 181 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना चाहिए। अच्छा, अब देख रहा था मैं कि हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनके पास खेल के नियमों के अनुसार 2 शेयरों को जोड़ने का विकल्प है। एक तो आप तीनों ने बता दिया, अब दूसरा स्टॉक बताइए। कल छुट्टी है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा, तो आज ही जो करना है कर लीजिए। तेजस जी बताइए दूसरा स्टॉक कौन सा होगा। तो दूसरा जो स्टॉक मैंने चुना है वो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। स्टॉक का अभी भी एक आउट परफॉर्मर रहा है। रिसेंटली हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट करके नए नए हाई बना रहा है। तो अशोक लेलैंड में करंट भाव पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना है 178 का, लक्ष्य रहेगा 200 का। 200 के टारगेट यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। तो तेजस शाह के जो पोर्टफोलियो में आपको टारगेट और स्टॉप लॉस याद बड़ी आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि टाटा स्टील और अशोक लेलैंड दोनों में 200 रुपये का टारगेट है। यहाँ पे स्टॉप लॉस अलग है 178 का, तो दोनों कन्विक्शन आइडियाज़ है, नज़र रखिएगा। मुत्तू सेल्वराज जी क्या करना है सर दूसरे स्टॉक के लिए। सर मैं थोड़ा समय लेते सर। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे मार्केट फिलहाल के लिए और उसके बाद नजर रखेंगे। अरुण जी अब आप भी वेट करेंगे सर कि स्टॉक आइडेंटिफाई कर लिया है। बिल्कुल आशीष जी, वेट एंड वॉच ही रहेगा। मेरे पास स्टॉक्स है आशीष जी, पर चूंकि एक्सपायरी है तो मुझे लग रहा है सेकंड हाफ में अच्छा मौका बता दीजिए। अच्छा, उसको पोर्टफोलियो में नहीं जोड़ेंगे, बता दीजिए कौन सा स्टॉक है। आशीष जी, अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है नीचे में अगर आप एबी कैपिटल को देखें तो एबी कैपिटल में अच्छा मोमेंटम है। नो डाउट मेरा रिकमेंडेशन इस शो के लिए नहीं है, पर एबी कैपिटल में मुझे लग रहा है आशीष जी यहाँ से काफी अच्छा मूव आ सकता है। कोई बात नहीं, शो में हम स्टॉक्स डिस्कस भी कर सकते हैं। एबी कैपिटल का एक बार इंट्राडे चार्ट आ गया आपकी स्क्रीन पर। ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर ही चल रहा है, 353 रुपये के आसपास। अच्छा, टेंटेटिव अगर किसी का मन बन रहा है एबी कैपिटल में खरीदारी करने के लिए तो क्या टारगेट है सर। बिल्कुल आशीष जी, अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लेना है तो ले सकते हैं। 364 तक के टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस काफी छोटा है, 349 के नीचे स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है आशीष जी 1:2 2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो मोमेंटम बनेगा तो मुझे लग रहा है फाइनेंशियल्स और बैंकिंग स्टॉक्स ही मार्केट को ऊपर लेके जा सकते। तो ऑल राइट, यहाँ पर आप एबी कैपिटल जो है यहाँ पर नजर रख के चलेंगे। अच्छा, ये रिकमेंडेशन नहीं है, पोर्टफोलियो में जोड़ नहीं रहे, सिर्फ हम डिस्कशन कर रहे थे। मैं पूछना चाहता था कि कौन सा स्टॉक आया रडार पर, इसके लिए तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ।
कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर हलचल है। ग्राफाइट इंडिया का एक बार चार्ट लेकर आता हूं स्क्रीन पर। 8% की तेजी आपको देखने को मिल रही है और मेटल स्पेस में जबरदस्त एक्शन है। इसी शो में हम हर बार डिस्कस करते हैं कि जब जब स्टील और मेटल चलेगा, ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के स्टॉक्स में भी तेजी आएगी। तेजस जी, आपने टाटा स्टील को जोड़ा अपने पोर्टफोलियो में, ग्राफाइट का चार्ट देकर क्विकली बताइए क्या व्यू बन रहा है सर? देखिए, ग्राफाइट की बात करें तो बहुत ही सुंदर चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक का। स्टॉक ने एक करेक्शन के बाद एक रिवर्सल दिखाया आज के सत्र में। मुझे लग रहा है इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है 685 का, वो रिटेस्ट हो सकता है। तो हल्की सी गिरावट में बाय कर सकते हैं स्टॉक को विद स्टॉप लॉस बिलो 590, और लक्ष्य रहेगा 685 का पहला, और वो सरपास होता है तो मुझे लग रहा है 710 तक भी जा सकता है स्टॉक। 710 तक जाने की क्षमता है। तो चलिए एक काम करते हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बमन ईरानी से। आप बने रहे हमारे साथ। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे कीस्टोन रियल्टर्स के मैनेजमेंट से। कंपनी के अभी तीसरी तिमाही के अपडेट आए हैं। कंपनी की प्री सेल्स और कलेक्शन में देखें तो पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 3% की गिरावट यहां पर देखने को मिली है। Q3 अपडेट पर डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बमन ईरानी। सर, शो में स्वागत है आपका, नमस्कार। और आंकड़े में देख रहा था कि यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले तकरीबन 3% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। क्या खास कारण रहा सर? ये जो हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो 23% अप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो हमारी वैल्यू हुई है वो 3% से लोअर है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारे वॉल्यूम्स भी बढ़ गए हैं, बट वैल्यू वाइज ड्रॉप हुआ है। उसका रीजन बहुत सिंपल है कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो जिसे कहते हैं मुंबई एमएमआर के अफोर्डेबल हाउसिंग रेट में हो, यानी 75 लाख से कम के हो, उसमें हमारी बढ़ोतरी हुई है सेल्स में। डोंबिवली अच्छी तरह से बिक रहा है, कसारा अच्छी तरह से बिक रहा है, और हमारी जो हाई वैल्यू सेल्स है वो अभी लॉन्चेस बाकी हैं। तो उसमें मैं तो प्रीटी कॉन्फिडेंट हूँ कि 2676 की जो हमारी सेल्स वैल्यू हुई है, विच इज अबाउट 67% ऑफ 4000 करोड़, जो हमारी गाइडेंस है, हम ये हमारे गाइडेंस को बड़ी अच्छी तरह से क्रॉस कर पाएंगे। रादर वी विल थ्रिल द मार्केट जिस तरह से हम ये क्वार्टर का जो सेल्स, फर्दर क्वार्टर का सेल्स है वो अनाउंस करेंगे जब। आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट। ऑल राइट, तो गाइडेंस यहाँ पर अचीव करने का भरोसा है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले गिरावट यहाँ पर देखने को मिली, इसके पीछे अपने तर्क हैं। एवरेज रियलाइजेशन सर, इसमें कैसा एक्शन देखने को मिला? देखिए, एवरेज रियलाइजेशन ऑलवेज डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ सेल जो हो रही है, और वैल्यू ऑफ सेल के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी लॉन्चेस हो गए हैं हमारे, और हमारे अपकमिंग क्वार्टर्स में इसकी जो सेल्स की वेलोसिटी या वैल्यू कलेक्शन जो होगी वो दिखाई देगी। मेरा ये मानना है कि एज अ कंपनी जिसकी एमएमआर वाइड फोकस है, हमने अच्छा सा एक स्प्रेड किया है, एवरीथिंग फ्रॉम अफोर्डेबल हाउसिंग टू हाई वैल्यू होम्स, और हमारी स्प्रेड जो है अक्रॉस मुंबई सिटी है और बढ़ रही है। और मेरा ये मानना है आगे चल के दिस एग्जैक्टली व्हाट विल कीप अ गुड कंपनी इन वेरी गुड स्टेट। आप तो जानते ही हो हमारी एसेट लाइट मॉडल है, हम सब जगह पे एंट्री कॉस्ट नॉट मोर देन 10% ऑफ जीडीपी करते हैं, और हमारी ग्रॉस मार्जिन करीबन 35% होती है। तो वी विल सी अ ग्रेट ग्रोथ इन मंथ्स टू कम। ऑल राइट, बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन सर, रियल एस्टेट स्पेस में जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, एनसीआर बेस्ड एक डेवलपर्स है, लिस्टेड हैं वो भी, उनकी तरफ से एक शॉकिंग अपडेट यहाँ पर देखने को मिला। बता रहे कि पिछले 2 महीनों में डिमांड ट्रेंड्स में बदलाव आया है, और इसी के चलते उन्होंने अपनी जो प्री सेल्स की गाइडेंस है उसे भी घटाया। क्या एमएमआर रीजन में यहाँ पर भी सिमिलर एक्शन है? डिमांड ट्रेंड्स क्या कहते हैं सर? आशीष, मैं आपको 2 चीज बताना चाहता हूं। एक तो जो डेवलपर की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने जो ग्रोथ की है वो भी काफी फिनोमिनल रही है। तो ये ग्रोथ की जो पेस है, अभी मैराथन और स्प्रिंट के बीच में आप समझते हो, इज टेकन अ वेरी गुड स्प्रिंट। तो ये जो कमेंट है डायरेक्टली मैं आपको वो मार्केट का दे नहीं सकता। मुंबई एमआर में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बढ़ोतरी हो रही है आशीष, हम देख रहे हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स जो डोंबिवली में है, हमारे प्रोजेक्ट्स जो कसारा में है, हमारे प्रोजेक्ट्स जो बांद्रा में है, और ये सारों में हमने अच्छी सी बढ़ोतरी सेल्स की देखी है, और हमारी इंक्वायरीज, हमारी वॉक-इन्स, हमारी कन्वर्जन्स सारी ऑन टाइम हो रही है। तो ऐसा कोई इंडिकेटर मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा जिससे मैं आपको ये कह सकूं कि मुंबई और एमएमआर इज फेसिंग द सेम थिंग। और एक और बात आशीष, ये 10-15 साल की जो हम रन कर रहे हैं आज की तारीख में, ये जो हमारे ग्रोथ की,
तो इसमें आशीष थोड़े बहुत पॉकेट्स आएंगे जिसमें प्राइसेस फ्लक्चुएट होंगे लोगों के मूड के हिसाब से, लोगों की बाइंग एबिलिटी के हिसाब से, शॉर्ट टर्म जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स के हिसाब से, जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक फोर्सेस के हिसाब से। लेकिन ओवरऑल मैं नहीं मानता कि जो हमारे भारत की ग्रोथ है, जो हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, 2047 का हमारा जो एक निर्णय हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गाइडेंस दी है, उसको अगर अचीव करना है तो रियल एस्टेट की आज की तारीख में जीडीपी में जो करीबन 8-9% की कंट्रीब्यूशन है, उससे मैं जानता हूं कहीं ज्यादा होने वाली है, एनीवेयर बिटवीन 15 एंड 18% होने वाली है, तो डबल होगी। तो इसमें ग्रोथ निश्चित है, कुछ पॉकेट्स आएंगे और ये पॉकेट्स को किस तरह से अच्छे डेवलपर्स पार करते हैं, राइड करते हैं, उस पर सारी डिपेंडेंसी रहेगी। अब सब क्योंकि आपको रियल एस्टेट का इतने सालों का और आपकी कंपनी को तो बहुत लंबे समय का अनुभव है, मैं आपसे एक सीधा और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछना चाहता हूं कि मुंबई के जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लैंडस्केप है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अभी ऐसे में कौन से एमएमआर रीजन यानी मुंबई से सटे हुए जो इलाके हैं, कौन सा ऐसा रीजन है, कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर रियल एस्टेट में जबरदस्त तेजी आ सकती है? आशीष, आपने वो कहते हैं ना, हिट द नेल ऑन द हेड किया है। ये सवाल जो है वो काफी अच्छा है क्योंकि आप देखेंगे तो लास्ट 70-80 सालों में जिस तरह की डेवलपमेंट हुई नहीं है वो लास्ट 5-7 सालों में हो गई है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपनी गवर्नमेंट को जो पूरी फोर्स के साथ काम कर रही है। मैं तो कहना चाहूंगा महाराष्ट्र गवर्नमेंट को एक तरह से अवार्ड मिलना चाहिए जिस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ उन्होंने ओवरऑल, नॉट ओनली एमएमआर में बट ओवरऑल की है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के तहत आप देख सकते हो कि वेरियस पॉकेट्स जो बनते जा रहे हैं, एज हम भी डोंबिवली गए बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। आज की तारीख में हम सिवरी जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ। अटल सेतु जो है दैट इज कनेक्टेड टू द नवी न्यू मुंबई एयरपोर्ट, और इससे भी जो एक तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ या बूस्ट आएगी वो काफी होने वाली है। तो हम एज ऑलवेज एसेट लाइट और इंफ्रास्ट्रक्चर फॉलो करने वाली कंपनी है। जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर जाती है, मेरा मानना है वहां वहां प्रगति होती है, वहां वहां ग्रोथ होता है। एंड रुस्तम जी की फिलॉसफी रही है, हम तो रेगुलरली इंफ्रास्ट्रक्चर मैप के साथ बैठते ही हैं और जहां जहां गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रही है वहां वहां हम एक्विजिशन करते हैं और वहां वहां हमारी एक तरह की फुटप्रिंट बनाते हैं। तो एमएमआर रीजन यहाँ पर बड़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो लैंडस्केप बदला है, इसका बड़ा फायदा पूरे रियल्टी सेक्टर को देखने को मिलेगा। लेकिन सर, साथ में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी सभी मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज के लिए रीडेवलपमेंट है और आपकी कंपनी इसमें काफ़ी अग्रेसिवली कामकाज कर रही है। रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स की क्या अपडेट्स हैं, क्या जीडीवी है फिलहाल? देखिए, मैंने यही एक साल में फर्स्ट 6 मंथ्स में ही हमारी जो गाइडेंस थी बिजनेस डेवलपमेंट की उसको कई हर्जे से पार कर दी है। वी वर एट 8,600 प्लस करोड़ अगेंस्ट द गाइडेंस ऑफ 8,000 करोड़। हमारे जो लॉन्चेस भी हुए हैं वो करीबन 5,800 सम करोड़ के हुए हैं, विच इज अबाउट 83% ऑफ द लॉन्चेस की जो गाइडलाइंस हमने दी थी। मेरा ये मानना है कि रीडेवलपमेंट जो है मुंबई, नॉट ओनली मुंबई, अभी तो थाना इज ऑल्सो कमिंग अप फॉर रीडेवलपमेंट इन अ बिग वे। आप जानते हो कि क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी को काफी प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट चाहती है कि हर किसी के सर पे एक छत हो, एक अच्छा सा घर हो, ताकि वो एक प्रगति की तरफ आगे बढ़ सके। और इसमें हम डेवलपर्सों का एक बड़ा सा कंट्रीब्यूशन होता है और जिसमें रुस्तम जी रीडेवलपमेंट जो है वो मेरे हिसाब से वी गॉट द लार्जेस्ट एक्सपीरियंस। 25 सालों से हमारी रीडेवलपमेंट आउट ऑफ द 30 इयर्स जो हम बिजनेस में 25 सालों से ज्यादा हमारी रीडेवलपमेंट की एक्सपर्टीज रही है। एंड इस रीडेवलपमेंट का सबसे ज्यादा जो कहते हैं स्प्रेड हमने किया है इन द लास्ट 5 इयर्स। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। चलिए, इसी के साथ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद तीनों खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर। बने रहे हमारे साथ। के बाद आपका स्वागत है और अब देख लेते हैं परफॉर्मेंस। और सबसे पहले अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में जीएमडीसी ऐड किया और इन स्तरों से थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। वहीं मुत्तु सेल्वराज एम के पोर्टफोलियो को देखें तो यहाँ पर हाई कन्विक्शन बड़ी तेजी के बाद हिंदुस्तान जिंक इन स्तरों से भी ऊपर चल रहा है। वहीं बात करें तेजस शाह के पोर्टफोलियो की तो यहाँ पर जो स्टॉक आइडियाज़ है 3 है। अशोक लेलैंड ऊपर चल रहा है, टाटा स्टील ये भी ऊपर है और अल्ट्राटेक में तो ऑलरेडी आधे % की बढ़त आ रही है। लेकिन
अब मच अवेटेड फाइनल परफॉर्मेंस तीनों खिलाड़ियों की क्या कहती है, तो बहुत बढ़िया स्क्रीन देखने को मिल रही है। लीड कर गए तेजस शाह ऑलमोस्ट 9% के बड़े गेंस के साथ। वहीं मुथु सेल्वराज जेम के पोर्टफोलियो में स्थिर 3.5% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं और ऑलमोस्ट 6%, 5.5% से ज़्यादा अरुण कुमार मंत्री के पोर्टफोलियो में नजर आ रही है। सो फार हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से बड़ा शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये कन्विक्शन वाले आइडियाज शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ खिलाड़ी नंबर 1 में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।